हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान के रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण पर तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाने की जरूरत होगी। तो इसके पहले का यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे दूसरे वीडियो में। अब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, इसको देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखिए। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। तो ये एक प्रश्न है, कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण लिखिए। तो परीक्षा में क्या लिखेंगे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन और यहां पे मैं बता दूं, एक बात नोटिस करने वाली चीज है कि सल्फर डाइऑक्साइड में ये दोनों गुण होते हैं। अपचायक का भी गुण होता है और उपचायक का भी गुण होता है। तो अपचायक का गुण होगा तो वहां पर क्या करेगा भाई, ये हाइड्रोजन की सप्लाई देगा। और उपचायक का गुण होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई देगा। ऑक्सीजन तो इसमें दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि ऑक्सीजन कहां से देगा, लेकिन हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा, किसी ऐसे चीज को जिसमें कि हाइड्रोजन भी हो और भी कुछ हो, तो ये वहां से हाइड्रोजन निकाल देगा। ये इसका अपचायक गुण होगा। उदाहरण के रूप में हम लोगों को बस रासायनिक समीकरण देते हुए ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर यदि कोई रंगीन, ये अपचायक गुण लिख दे रहा हूं, अपचायक अपचायक गुण। तो ये क्या करेगा, तो ये रंगीन पदार्थ कुछ भी हो, उदाहरण के लिए कोई पुष्प हो सकता है, यदि उसमें नमी तो रहती ही है, मतलब H2O रहता है, और यहां पर ये SO2 है। तो ये इसमें अभिक्रिया होकर क्या होता है यहाँ पे कि ये H2SO4 बनाता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के रूप में देता है। नेसेंट हाइड्रोजन भी इसको समझ सकते हैं, एटम्स के रूप में देता है। और ये दोनों जब ये रंगीन पदार्थ को मिलते हैं, रंगीन पदार्थ, और उसमें 2H प्लस या 2H, तो उसको ये बना देते हैं रंगहीन। ये इसका अपचायक गुण हो गया। अपचयन अभिक्रिया का कभी कभार ये भी हो सकता है कि भाई 2 अपचायक गुण लिखिए। इस क्वेश्चन में तो आपको इतना लिखना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना है, इस क्वेश्चन के लिए इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा में आपको बता दो, कह दे 2 रासायनिक गुण लिखिए भाई, तो सॉरी 2 अपचायक गुण, तो एक वो था और ये बाकी अब एक्स्ट्रा। तो यहां देखिए, ये है FeCl3। आप जानते होंगे कि इसकी संयोजकता आयरन की 2 भी होती है, 3 भी होती है। ये फेरिक क्लोराइड है, इसकी संयोजकता यहाँ पे आयरन की 3 है। और यदि धनात्मक संयोजकता घट जाए तो उस वो क्या होता है, अपचयन कहलाता है। तो यहां पर भी उसी के पिछले अभिक्रिया से, जैसे H2O और यहीं पे SO2, तो यहां से इस अभिक्रिया से मिलेगा क्या, इसको H प्लस मिलेगा और वो इससे अभिक्रिया कर लेगा। तो ये ओवरऑल बनता है FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl। यहां का एक क्लोरीन इससे चुरा लिया ये, और यहाँ FeCl2 हो गया। मतलब यहां भी ये अपचयन हो गया, Fe प्लस 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 से अपचयन होकर किस में आ गया भाई, Fe प्लस प्लस 2 प्लस हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका ये अपचयन हो गया। क्या हो गया भाई, अपचयन किसका, फेरिक आयन का। किसमें, फेरस आयन में। ये फेरस आयन है, फेरस। और ये क्या है भाई, ये है फेरिक। क्या है ये, फेरिक। तो ये इसके 2 अपचायक गुण हो गया। सेम इसके विपरीत परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसका उपचायक गुण भी पूछा जा सकता है। तो उपचयन में क्या करेगा भाई, उपचयन में ये ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा। वो कैसे करता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया, कोई सल्फर डाइऑक्साइड है ये,
कोई धातु ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप Mg ले लेंगे, Mg, अभी इसकी संयोजकता क्या है, 0 है, और यहाँ पे SO2 लेके आइए, तो यदि इसकी संयोजकता बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो उपचयन के लिए यहाँ पे बन जाएगा MgO, और ये सल्फर इधर से क्या हो गया, अलग हो गया। कहीं भी सल्फर ये धनात्मक, यहाँ 0 संयोजकता है और यहाँ पे Mg की संयोजकता +2 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी का ऑक्सीजन ले लिया, वहां पे सल्फर अलग अलग हो गया। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2Mg और यहाँ पे 2MgO, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सल्फर एक ही है, वहां पे कुछ नहीं है। इसी तरह से कोई और उदाहरण ले सकते हैं, कोई दूसरी धातु ले लेंगे, 2 अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये काफी सिंपल सा होगा, लेकिन अब ऐसा आएगा तो लोग थोड़ा सा चौंक जाएंगे, इसलिए मैं कहा कि इसको रेडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण भी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है साथ में। तो ये क्वेश्चन पे हमको समय देना उचित लगा। आगे चलते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या कर रहा है, संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑलरेडी हम लोग संकलन अभिक्रिया पे बहुत कुछ कर चुके हैं, तो संकलन अभिक्रिया फिर एक बार बता दूं क्या होती है भाई संकलन अभिक्रिया। इसमें इतना सा लिखना है कि एक अभिक्रिया जिसमें, लिख ही देते हैं, चलिए 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए 2 मिनट लगेगा। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके कोई एक पदार्थ बनाते हैं उसे, या क्या है, संकलन अभिक्रिया, संयोजी अभिक्रिया भी कहते हैं। मैं ये देख रहा था कि यहाँ क्या अभिक्रिया कहते हैं, और एक उदाहरण दे देंगे, तो कुछ भी दीजिए भाई, Mg दे दीजिए, O दे दीजिए, O2 दैट इज ये MgO हो गया। बैलेंस करना है, बैलेंस कर दीजिए। इसको दे सकते हैं, कोई कार्बनिक अभिक्रिया लिख लीजिए, CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, कोई कैटलिस्ट लिख सकते हैं, नाम ना हो कैटलिस्ट का, नाम याद ना है तो सिर्फ कोई कैटलिस्ट लिख दीजिए, कोई प्रेरक लिख दीजिए, और ये CH3 बन गया आपका। तो इस तरह से ये बस इतना लिखना है, संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 उदाहरण दे देना है, एक भी दे देंगे, पर्याप्त है, फुल मार्क्स मिलेगा। आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न अब देखिए क्या पूछ रहा है। 18 नंबर प्रश्न को एक बार देखिए। ये पकौड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी लवण का पीएच मान 14 है। इस लवण को पहचानिए तथा इसके निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच मान सिर्फ अम्ल और क्षार के भी नहीं होते, लवण के भी होते हैं। और जब पीएच मान 7 या 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। तो 14 है, क्षार है, और जितना वैल्यू उधर क्षार का उधर की तरफ बढ़ते जाता है, पीएच मान अम्ल में तो बढ़ने से वो घटता है, लेकिन इसके तरफ आने से वो क्या हो जाता है भाई, उसका जो ये 14 की तरफ जैसे जैसे वो आएगा, इसकी क्षारीयता बढ़ते जाती है। इस लवण को पहचानिए तथा इसके निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके 2 उपयोगों की सूची बनाइए। तो ये अगले वाले लेसन में अम्ल, क्षार तथा लवण का एक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसमें तो सभी अभिक्रियाएं और समीकरण सम्मिलित हो जाते हैं। तो उस चैप्टर को देखेंगे, वहां भी आएगा। फिलहाल आया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लें कि ये कौन सा है भी, पकौड़ा वगैरह में या किसी भी चीज में जो हम लोग डालते हैं, एक सोडा का नाम याद करिए। ये ऑफ कोर्स उसका नाम क्या होता है भी, उसका नाम होता है बेकिंग सोडा। क्या नाम होता है, बेकिंग सोडा, वही है। और उसमें देखिए एक स्ट्रॉन्ग
बेस का भी कंपोनर है, ये होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये बाजार का नाम है। और इसका असल में नाम क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी कर सकते हैं। ये है, इस लवण को पहचान लिए तथा इसके निर्माण के दो रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण इसका दे देना है, वो अगले उसमें देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर क्या है, वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा अथवा प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है के लिए एक एक रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये हालांकि कभी परीक्षा में तो नहीं पूछा गया, ये प्रश्न यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये कोई एक का ही उदाहरण आता है, तो आप हर तरह की अभिक्रिया का एक एक उदाहरण आप यदि देख लें तो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें जैसे ऊष्मा का तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करके कैसे वो किया जाता है उसको देख लीजिए। तो आप देखे होंगे ये, यदि हम ऊष्मा वाला लिख लें पहले, इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। ऊष्मा, तो इसको कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं भाई, ऊष्मीय वियोजन। तो कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, जिंक कार्बोनेट ही ले लीजिए, इसको हीट अप करेंगे आप, क्या मिल जाएगा भाई, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं इसका, ये प्रकाशीय वियोजन का, प्रकाशीय वियोजन का। तो आप जो फोटोग्राफिक फिल्म, अब तो चूंकि डिजिटल हो गया, नहीं तो जो पहले जो एनालॉग कैमरे होते थे तो उसमें फिल्म आती थी, तो उस फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड की लेप होती थी, और जब इसके ऊपर सनलाइट या लाइट पड़ जाती थी, कहीं से लाइट पड़ जाती थी, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता था। तो ये इसका भी क्रिया हो जाएगा। तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं, तीसरा किसका लिख लें भाई हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। तो जल अपघटन सुने ही होंगे, बहुत कुछ नहीं करना है, जल अपघटन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है इसमें। विद्युत धारा, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाता है तो ये H2 और O2 में वियोजित हो जाता है। H2 मिलेगा कैथोड पर और O2 मिलेगा किस पर भाई, एनोड पर। तो ये ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हो गया। जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार कि मात्र प्रश्न करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम इस लेसन को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी के द्वारा रिवीजन हो जाए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ये 2022 में पूछा है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा मैंने इन अभिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से बहुत ही विधिवत समझा के लिखा हुआ है, तो इसमें और कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है, और वैसे इंपॉर्टेंट है तो एक बार आपको फिर, चूंकि ये 22 में जल्दी पूछा गया है, तो 23 24 2 साल का गैप हो गया, रिपीट किए जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उदाहरण में कुछ भी लिख लीजिए, ये बेरियम क्लोराइड लिख लीजिए। यहाँ पे हमको पेन को बदलना पड़ेगा, पेन के कलर को, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। ये BaCl2 प्लस Na2SO4, इसके साथ बन जाता है BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। और कई बार बता चुके हैं
कि ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें अवक्षेप बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसको दिया इसलिए कि पूछा जाता है कि ये ब्लैक कलर का, ये सॉरी व्हाइट कलर किसका अवक्षेप है, तो बेरियम सल्फेट है। कैसा अवक्षेप है इसका, सफेद अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप है भाई, सफेद अवक्षेप है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए, अभी आया था वो 3 तरह के वियोजन अभिक्रिया का समझाया था मैंने। उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या उदाहरण कीजिए, सारे प्रश्न कर चुके हैं। तो इसके बाद अब हम चलेंगे इसी वीडियो में वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि एक बार पुनः आपका रिवीजन हो जाएगा। इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न कम पूछे गए हैं, लेकिन पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए एक बार फिर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का सहारा लेंगे। तो चलते हैं हम लोग कुछ और इसमें वीडियोस में, सॉरी कुछ और क्वेश्चंस में, और वो अब सब मिलेंगे आपको, बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ आ जाइए। और इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टोटली रिवीजन है और इसके पहले सब कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें हम। और यहाँ देखिए इसी तरह से आपको भी अपने स्पीड को एग्जाम के लिए ऐसे थोड़ा सा करना होगा, ताकि जब स्पीड रहेगा काम करने में तो गलतियां होने की चांसेस कम होंगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पास पूरा पर्याप्त समय है, अदरवाइज आप थोड़े उसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या प्रश्न कह रहा है इसमें, यहां पर देखिए कर तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन, अभी संयोग से हमने संयोजन अभिक्रिया में इसी का उदाहरण लिया था। एथिलीन गैस है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन के जुड़ने की जगह है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती है भाई, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। भी अभी यही उदाहरण लिया था हमने, जो ये दिया था CH2 और H+ और संयोग से इसमें निकिल और कोबाल्ट दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट के रूप में यूज हो सकता है, लेकिन हमने संयोग से निकिल ही लिया था और यहां से बन गया था CH3। यहाँ पे रिएक्शन अलग नहीं पूछा था, हम आपको याद दिलाने के लिए इसको लिखिए। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। लेड नाइट्रेट, देखिए भाई लेड की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, तो ये PbNO3 की संयोजकता तो NO3 का -1 होता है और इसका +2 होता है, तो इसकी संयोजकता ये सूत्र ये नहीं बल्कि PbNO3 ट्वाइस हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात क्या होता है, तो अभी हमने भला ये विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन का भी हमने उदाहरण ले लिया था। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर भाई क्या निकला था उधर, तो H2O3 और यहां से ब्रेक होकर के मिला था H2+O2 मिला था। बैलेंस वहां हम नहीं किए थे, यहाँ बैलेंस करके जरा देखिए, H2 है, H2O2 चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये है। और ये यदि गैसियस स्टेट में मिले जल के वैद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात, तो ये मोल ये 2:1 मोलर अनुपात इसका B2:1। तेल के चौथे प्रश्न में आइए, चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो ये हीलियम अथवा नाइट्रोजन वो इसलिए कि ये दोनों अक्रिय गैसेस हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं या भुजिया का पैकेट आता है, तो पैकेट में जो एयर भरी रहती है वो नाइट्रोजन ही होती है, इसको ध्यान देना होगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न में, मतलब ये तो डी सही हो गया इसका। यहां आते हैं, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो कौन सी अभिक्रिया है भाई, हमने देखा था वो कौन सी अभिक्रिया है, वेरी गुड, संक्षारण। 6 नंबर में आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा देगा, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहां पर आपको क्रियाशीलता श्रेणी एक बार याद करनी होगी। क्रियाशीलता श्रेणी में तो कॉपर बहुत ही नीचे है, तो कॉपर धातु तो डिस्प्लेस करेगी नहीं उसको। मैग्नीशियम क्लोराइड एल्युमिनियम धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड से और एल्युमिनियम का कंपेयर कर सकते हैं, एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, ये भी एक हो सकता है। और आते हैं फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, नहीं सिल्वर भी कम क्रियाशील है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एंड कॉपर धातु।
तो इसमें सबसे अच्छा मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम धातु। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर और फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो ये धातु है और ये कॉपर सल्फेट है। तो इसे क्रियाशीलता श्रेणी को याद करिए, तो उसमें क्या होता है, लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। तो ये अभिक्रिया वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम इसको लिख भी दे रहे हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और कैसी होगी, तो आयरन की टुकड़ा, आयरन की छीलन कुछ भी डालते हैं उसमें, और ये कॉपर सल्फेट ये एक्वस होता है, नीले रंग का विलयन होता है। इस पर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करके करूंगा आपको। तो ये बन जाता है FeSO4 और Cu, ये भूरे रंग की होती है और इसका विलयन नीले रंग का होता है। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, तो इसका नीला रंग गायब हो जाता है। ये नीले रंग का वो क्या हो गया, ये नीला रंग गायब हो गया और इसका कलर भूरा दिख सकता है, लेकिन विलयन में इसका रंग गायब, नीला रंग गायब। ये अभिक्रिया की पहचान भी होती है। तो ये पूछा भी जाता है कि इसका रंग परिवर्तित क्यों हो गया, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, कॉपर सल्फेट अब नहीं रहा, इसलिए इसका रंग नीला रंग गायब हो गया। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का रंग परिवर्तन होता है, तो पहले विलयन नीला दिखता है और बाद में इसका विलयन कैसा हो गया भाई, रंगहीन दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग ये अमोनियम क्लोराइड को, 8वें प्रश्न पे आइए। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैसें बनती हैं जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये वियोजित हो जाती हैं, जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो योगात्मक अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन, उष्मीय वियोजन। अब देखिए दोनों, ये योगात्मक तो है नहीं भाई, और ये वियोजन में ही आए तो वियोजन और अपघटन, इन दोनों का अंतर क्या होता है भाई। तो ये जो अभिक्रिया, एक क्वेश्चन भी आया था इस पर, ये अभिक्रिया क्या है भाई, उसमें वियोजन और उसमें अपघटन अंतर क्या है। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है वियोजन, और अपघटन जो होती है वो उत्क्रमणीय नहीं होती है। तो ये जो उदाहरण हो गया किसका, उष्मीय वियोजन का उदाहरण हो गया, क्योंकि ये अभिक्रिया से अपघटित होकर अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है और पुनः संयोग करके अमोनियम क्लोराइड भी बना लेती हैं। तो ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, अगले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें आते हैं, क्या है, निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। तो ये तो सिंपल सी अभिक्रिया है भाई, यहाँ पे सिंगल एरो दिख रहा है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए जरा। निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया है। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन, तो अपघट वो ये याद करिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही उभय अपघटन कहते हैं, यही है डबल डिस्प्लेसमेंट भी। तो कहां हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शन उभय अपघटन अभिक्रिया कौन सी है भाई। तो यहाँ पर आयनों की अदला, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, यहाँ भी नहीं हो गया, यहाँ ये अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे संयोग से ये मैंने अपने उदाहरण में भी लिया था एक जगह जब वो कर रहे थे, तो बेरियम क्लोराइड, ये हो गया डी, उभय अपघटन अभिक्रिया। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट। 11 नंबर प्रश्न को देखिए जरा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे तो सब जगह आयनों की अदला बदली चल रही है, देख रहे हैं, बस यहाँ पर ये ऐसी नहीं है। बाकी यहाँ भी आयनों की अदला बदली, यहाँ भी आयनों की अदला बदली, यहाँ भी आयनों की अदला बदली दिख रही है, तो सब जगह बस यही एक है। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, CuSO4 विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन, अभी 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 आया था, तो हमने वहां पे आयरन सल्फेट का उदाहरण आया था, यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, जिंक का टुकड़ा। तो जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से आएगी। तो यहां पर फिर क्या दिखेगा, यहां पर क्या दिखेगा फिर से, तो रिएक्शन को लिख के एक बार वो दिखा दें, अदरवाइज तो ये अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है भाई,
तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आंसर तो सिर्फ इतना है। इस अभिक्रिया को एक बार दिखा दे कि ये अभिक्रिया क्या है। तो जिंक है और कॉपर सल्फेट। अभी मैंने जैसे कि बताया था कि इसका विलयन कैसा होता है, जो एक्वस होता है ये, इसका विलयन नीला रंग होता है। कैसा होता है? नीला रंग। और यहां से जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया और ये रंगीन रंगहीन विलयन दिखाई देता है। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न में निम्न में से उष्माशोषी अभिक्रिया है। हाँ भाई, अब ये तो याद, ये उष्माशोषी कौन कौन अभिक्रियाएं हैं और उष्माअवशोषी कौन कौन होती हैं, ये बस हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, जनरली जो जहां भी वियोजन होगा तो कोई ना कोई ऊर्जा तो चाहिए, चाहे हम जो भी ऊर्जा दें। और वियोजन अभिक्रिया एक दिख रही है ए, इस तरह से पहचानिए इसको। वियोजन अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई ऊर्जा उसमें देनी पड़ेगी, चाहे आप उष्मा के रूप में दीजिए या प्रकाश के रूप में दीजिए या विद्युत के रूप में दीजिए, ऊर्जा देनी पड़ेगी और वो सभी की सभी उष्माशोषी अभिक्रिया ही होती है। जंग का रासायनिक सूत्र, 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या बताए थे उसमें कि लोहे में जंग लगेगी, क्या क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन चाहिए और नमी चाहिए। तो ऑक्सीजन और नमी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नमी नहीं दिख रही है, बी में नमी नहीं दिख रही है, यहां भी नमी तो है लेकिन ये कार्बोनेट नहीं बनता है। आपको याद रखना होगा कि आयरन का ऑक्साइड और आयरन के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और वाटर रहता है वहां पे। तो ये 14 नंबर का आंसर सी हो गया। 15 नंबर प्रश्न को जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है? तो आर्द्र वायु में संचारित नहीं होने वाली धातु जो है, जिसको सबसे ज्यादा कीमत है, यही जो संचारित नहीं होती, इसी कारण उसका कीमत सबसे ज्यादा है। और सोना तो सोना ही है। इसका आंसर क्या है भाई? डी। 16 नंबर प्रश्न को देखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? तो कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम, तो वो भी एक पत्थर ही है। और ये चूना पत्थर का यही सूत्र है, इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। मेटल्स नॉन मेटल में भी आ सकता है क्वेश्चन। आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाए रखने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं, वो कौन सी गैस है भाई? नाइट्रोजन गैस। अभी इससे पहले भी आया था ये। और कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। आ जाइए, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 18 में चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ है। तो भाई ये रहा चूना पत्थर। चूना पत्थर CaCO3 या यही संगमरमर भी है, और इसको हीटअप करते हैं तो बनता है CaO प्लस क्या, प्लस CO2 गैस निकल जाती है। तो जो ठोस पदार्थ बचता है वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर में आइए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी इसका मतलब सब होंगे। तो बर्फ गलने पर जल बनना भौतिक परिवर्तन है, जल में चीनी का विलय होना भौतिक परिवर्तन है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, जलता है बुझता है। बीज का उगना, ये एक्चुअली बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यही एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है? बायोकेमिकल जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है। कौन है भाई सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण? अभी हमने बात किया था AgBr, हमने AgBr लिया था। तो सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, तो सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है। तो सूर्य के प्रकाश में यही वियोजित होता है। Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अच्छा हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम इसमें टच नहीं कर पाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिलहाल तो हम इस प्रश्न का उत्तर दें, उसके बाद इसमें और इसके बारे में बताएंगे इससे और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया दिख रही है भाई? तो यहाँ पर एल्युमिनियम आया, इस आयरन को वहां से धक्का देके बाहर कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। एक बात तो ये हो गई।
अब एक्स्ट्रा क्या जानना है इसमें, तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं, ये अभिक्रिया यूज होती है थर्माइट वेल्डिंग में। किसमें भाई? थर्माइट रिएक्शंस कहलाती है ये, और थर्माइट वेल्डिंग में। वेल्डिंग जो लोहे को जोड़ने का काम होता है, तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि ये रॉड होती है, और एक मिनट, हाँ ठीक है, और ये दोनों जब अभिक्रिया करती हैं तो इससे ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर लिया, आयरन फ्री होके मॉल्टेन स्टेट में ये आयरन के दो टुकड़ों पे गिरती है, और फिर जब ठंडा होती है तो उसको जोड़ देती है। तो ये थर्माइट वेल्डिंग में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि थर्माइट अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, यही है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। सिंपली रासायनिक समीकरण ये है। क्या कह रहा है इसमें? अच्छा, ये पूछ रहा है कि क्या है ये, तो BaCl2 है, H2SO4 है, बेरियम सल्फेट ठोस बन गया, यही इसका अवक्षेप बन। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप बनता है, कैसा रंग है? फिर याद करिए, सफेद। कैसा है भाई? सफेद। 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ये आया था पहले भी कहीं क्वेश्चन में आया था। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड की संयोजकता फिर से बता दें कि Pb की संयोजकता 2+ है, और नाइट्रेट आयन की संयोजकता -1 है। जानते हैं आपको आयनों की संयोजकता की अदला बदली हो जाती है, तो इसका सूत्र है PbNO3 ट्वाइस। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। अच्छा, ये 2023 में पूछे भी हैं, वाह वेरी गुड। तो MCl2 इसकी संयोजकता क्या होगी भाई? तो Cl2 है, Cl की संयोजकता होती है -1, और ये 2 जुड़ा है, इसका मतलब N की संयोजकता हो गई +2, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2-। तो दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा MO। क्या बनेगा भाई? MO। तो B सही हो गया इसका ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें आयनों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, आयनों की अदला बदली होती है, उसका नाम उभय अपघटन, विक्षेपण अभिक्रिया भी इसमें आती है, और इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या करें? कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, तो भाई कार्बन हो गया और ये जलेगा तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अभिक्रिया है? यस ऑफ कोर्स, संयोजन अभिक्रिया है ये। और 27 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है भाई? इसको पढ़ लेते हैं, क्या कर रहा है 27 नंबर में? तो जिंक प्लस, हाँ ये मत सोचिएगा कि एक ही साल में 5 प्रश्न एक ही चैप्टर से आ गए, ऐसा नहीं है। ये 4-5 सेट बनते हैं पेपर के, और हर सेट से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 या 2 ही आए होंगे एक पेपर में। जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट और H2 अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया है भाई? तो यहाँ क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे यौगिक में हाइड्रोजन है, जिंक आया एक्टिविटी सीरीज में, मेटल से एक्टिविटी सीरीज में आपको याद होगा हाइड्रोजन भी बीच में आता है, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर, तो जिंक तो हाइड्रोजन से बहुत ही ऊपर है, उसको डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियोस हमारे देखिए, पूरे एग्जाम तक आप लोगों के साथ देंगे, और मेरा दावा है कि सारे वीडियोस को देखेंगे तो जिन जिन चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे उनके कोई फ्रैक्शन नहीं छूटेंगे, हमारा दावा है। तो मेरे वीडियोस देखते रहिए, बुक्स वगैरह से भी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें लेकर के आइए। इसके साथ ही जो लोग अभी भी मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं आप लोगों का साथ और अच्छे ढंग से दूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।